हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये देख सकते हैं हमारी क्लासेस इंपॉर्टेंट है बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस लिया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उन यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं जहाँ पर जैसे सहूलदेव विश्वविद्यालय और माँ वासिनी जो विश्वविद्यालय है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो उनके लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में हम 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर स। चौथे भाग में डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। यहाँ पहला भाग है, इसमें भारत संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में दिया हुआ है। सेकंड भाग जो इसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप दिया हुआ है। तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, भाग 3 में दिया हुआ है। और चौथे भाग में बात करें तो डीपीएसपी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है, कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को समावेश किया गया है? यानी डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर होगा। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, देखिए क्वेश्चन थर्ड देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? यानी जो नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं, तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये न्यायालय द्वारा बाध्य योग्य नहीं है। सबसे पहली बात ये है, और ये राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए इसमें बात की गई। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे हैं? हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? यानी कानून द्वारा बंधनकारी, तो ऐसा नहीं, कानून के द्वारा ये बंधनकारी नहीं, कानून द्वारा बंधनकारी नहीं, राज्य के लिए रचनात्मक आज्ञाएं। तो हमारे राइट आंसर होगा ये राज्य को जो आज्ञाएं देती है, यानी जरूरी नहीं कि हर राज्य डीपीएसपी के सभी रूल्स को फॉलो करे, लेकिन ये राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने की बात की गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? राज्य को कल्याणकारी बनाना, अभी हमने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रारूप किस देश से लिया गया है? तो हम जानते हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रारूप दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ऑप्शन नंबर स हमारा राइट आंसर होगा। और अमेरिका से, यहाँ देख सकते हैं अमेरिका ऑप्शन में दिया है, अमेरिका से मूल अधिकारों को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आर्टिकल नंबर 17 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है सबसे पहले। और मौलिक अधिकारों में कौन सा ये अधिकार है? तो अस्पृश्यता का निषेध यानी प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत आर्टिकल नंबर 17 में डिफाइन किया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपाकम दुराई राजन मामला किस वर्ष में लाया गया था? यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चंपाकम दुराई राजन मामला किस वर्ष का है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स 1951 का है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, कानून की संसद की कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? यानी किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है कि संसद जो है वो कानून निर्माण कर सकती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 368। अनुच्छेद जो है वो 368 में ये डिफाइन किया गया, आर्टिकल 368 में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 9 है, केशवानंद भारती केस किस वर्ष आया था? यानी इन विच ईयर डिड द केशवानंद भारती केस कैम? हमारा राइट आंसर होगा 1973। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए मिनर्वा मिल्स केस किस वर्ष में लाया गया था? इन विच ईयर वॉज द मिनर्वा मिल्स केस बॉट? हमारा राइट आंसर 1973 क्या होगा? यहाँ पर हमने पढ़ा केशवानंद भारती केस, तो हमारा यहाँ राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर स 1980 में लाया गया। उसके बाद देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है। यानी हमारे जो मूल मौलिक अधिकार है, मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने दिए हुए हैं? 7, और वर्तमान में कितने हैं? तो 6। तो जो 7वां एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर उससे कानूनी अधिकार बनाया गया, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में ये संविधान संशोधन होता है। और जो मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो अभी हमने पढ़ा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और जो यहाँ 42वां संविधान संशोधन दिया है इसमें प्रस्तावना से संबंधित है, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में? दूसरे भाग में तो नागरिकता, तीसरा भाग हमारा राइट आंसर होगा तीसरे भाग में, और चौथे भाग में हमने डीपीएसपी को पढ़ा है।
क्वेश्चन 40 देखिए, मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया? तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं? यहाँ हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। हमारे मौलिक अधिकार कौन से नहीं? ए में दिया हुआ भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार है। संगठन बनाने की आज़ादी जो अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन स्त्री एवं पुरुषों के समान काम के लिए समान वेतन, ये हमारे डीपीएसपी में उल्लेख किया गया है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार नहीं है। डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि स्त्री पुरुष अगर समान कार्य कर रहे हैं तो उन्हें समान वेतन दिया जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 16 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ कौन से नहीं है? देखिए यहाँ पर सभी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, इसमें से एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं मौलिक अधिकारों के दिए हुए हैं, सॉरी डीपीएसपी के दिए हुए हैं, और इसमें से एक मौलिक अधिकार है, तो हमें वही छांटना है कौन सा यहाँ मौलिक अधिकार है जो डीपीएसपी नहीं है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। वैज्ञानिक मनोभाव का विकास ये है। पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना है आर्टिकल नंबर 47 में। कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हितों को बढ़ाना, ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 17 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो शामिल है लेकिन वो मूल अधिकार नहीं है। देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन अभी हमने पढ़ा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 में, ये मौलिक अधिकार है। आने जाने की आज़ादी, ये भी हमारे मौलिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर 19 में लिखा हुआ है। धर्म की आज़ादी, ये भी हमारे मौलिक अधिकार है। लेकिन कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये हमारे डीपीएसपी है। तो यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है लेकिन मूल अधिकार नहीं है, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है, लिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? यहाँ पर हमें गांधीवादी सिद्धांत को बताना है। देखिए श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का गठन। तो ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40 में गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक है। हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। पुरुषों व महिलाओं के लिए समान कार्य, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण आर्टिकल नंबर 50 में जाएगा। लेकिन हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है हमसे पूछा जा रहा है। संसद यानी पार्लियामेंट करती है, लोकसभा करती है, संसद और राज्य विधानमंडल के करते हैं या राज्य विधानमंडल करते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, लोकसभा करती है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन 20 देखिए यहाँ पर, भारत की सुरक्षा सेनाओं का मुख्य सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? यानी थल सेनापति, यहाँ ऑप्शन में दिया थल सेना अध्यक्ष, भारत का राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर होगा तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 5 लाख रुपए पर मंथ होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 22 देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है? यानी भारत की राष्ट्रपति आपातकाल कौन लगा सकता है? तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। और कितने टाइप के आपातकाल लगा सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर देयर? तो ऑप्शन दिया है 4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 7 प्रकार की। तो जो आपातकालीन शक्तियां हैं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर होगा। कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां होती है? एक तो राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक वित्तीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 23 में दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार के, भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन 25 में देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? हु इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट? ऑप्शन ने दिया प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन द हो जाएगा। लोकसभा व राज्यसभा के जो सदस्य है, निर्वाचित सदस्य, वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है, निर्वाचन करते हैं। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है यानी इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। ये कहाँ डिफाइन किया गया है? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को, संसद के दोनों सदनों को, लोकसभा के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चालू की जा सकती है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। सेवा कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, इन क्षेत्रों से राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में ये मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। 27 देखिए, संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? टू हुम इज द फेडरल एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल? किसके प्रति उत्तरदायी होती है संघीय कार्यपालिका? प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन में दिया है। और राष्ट्रपति के प्रति या संसद के दोनों सदनों के प्रति या लोकसभा के प्रति? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर द, लोकसभा के प्रति जो संघीय कार्यपालिका होती है वो उत्तरदायी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 में पूछा जा रहा है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है? द टर्म ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, राज्यसभा के विश्वास पर्यंत या तो लोकसभा के विश्वास पर्यंत होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद है इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बाद देखिए, संघीय सरकार की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। जो संघीय सरकार है, द पॉलिसीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर सेट, किसके द्वारा इनकी नीतियां संघीय सरकार की निर्धारित की जाती हैं? राष्ट्रपति द्वारा, बाय प्रेसिडेंट, बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राज्य मंत्री द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर स, मंत्रिमंडल के द्वारा, बाय कैबिनेट। जो संघीय सरकार इनकी नीतियां कैबिनेट की सिफारिश पर ही की जाती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 में पूछा जा रहा है मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का वास्तविक रूप में बंटवारा कौन करता है? जो मंत्रिपरिषद है, द एक्चुअल एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट टू द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डन बाय। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का वास्तविक रूप में बंटवारा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर स, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के विभागों का जो बंटवारा होता है। 31 देखिए, मंत्रियों की श्रेणियां, कितनी श्रेणियां होती है? तो मंत्री की श्रेणियां, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर आर देयर? कितनी श्रेणियां होती है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ, 3 श्रेणियां होती है, 3 कैटेगरीज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, मुख्यमंत्री। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करते हैं। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? देखिए इंपॉर्टेंट है, लोकसभा के नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट या लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करते हैं? हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे लोकसभा का नेतृत्व करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यानी कोई विधेयक पेश किया जा रहा है, ये वित्त विधेयक है या नहीं। हु डिसाइड विदर द अ बिल इज अ फाइनेंस बिल और नॉट? ऑप्शन नंबर दिया है ए में, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34 है ना, तो 34 का ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या हुआ है? धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है, यानी किस सभा में? लोकसभा में या राज्यसभा में धन विधेयक को पेश करते हैं? राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर ब, लोकसभा में इसको पेश करते हैं। ठीक है, लोकसभा में धन विधेयक को सबसे पहले पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए धन विधेयक पहले कहाँ पेश किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा। रिपीट हो गया क्वेश्चन, लोकसभा में। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? ये क्वेश्चंस भी आगे हमने पढ़े, रिपीट हो गए, तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। उसके बाद देखिए 38 है, क्वेश्चन नंबर 38, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त बैठक ये कौन बुलाता है, तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए, यहाँ क्वेश्चन में पूछा जाए अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष ही अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 39 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, लोकसभा के सदस्यों की द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इज, कितनी होती है? 552, 500, 525 या 545। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 552, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, कब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद होता है, तो उसको निपटाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 41 है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अभी हमने पढ़ा लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है। उसके बाद देखिए
क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में हम पढ़ेंगे राज्यसभा सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं, यानी जो राज्यसभा के सदस्य है सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। सदस्य कितनी अवधि के लिए, तो 6 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट द गवर्नर